Hi all of you and a very warm welcome to all of you on my platform for general awareness and banking terminology. सी फ्रेंड्स, आज हम क्या बात करने वाले हैं वो मैं पहले आपको परफॉर्मा एक बार बता देता हूँ कि वी आर जनरली गोइंग टू डिस्कस अबाउट मनी मार्केट एंड इन मनी मार्केट वी विल डिस्कस अबाउट द टू बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना, विच इज द पार्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वन इज प्रोमिसनरी नोट एंड सेकेंड इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. देखिए, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है और बहुत सारे एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आपसे 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले इसको देखें, क्योंकि इससे पहले भी मैंने मनी मार्केट के पार्ट 1 और 2 आपको बताए हैं, जहाँ पे बेसिकली हमने ट्रेजरी बिल्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात की है, या फिर कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी की बात हमने की है. तो यहाँ पे सिर्फ हमारी फोकस आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है और प्रोमिसनरी नोट पे है. तो पहले तो आप ये जाने कि हमारी जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो एनआई एक्ट है, जिसको हमने नाम ही दिया है एनआई एक्ट, और ये ईयर कब का हम देते हैं तो एनआई एक्ट द ईयर वाज 1881. द फुल फॉर्म ऑफ एनआई इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. कब ये एक्ट आया है तो 1881 में आया है, 1881 का एक्ट है. और इसे लागू हमने कब किया तो ये जो इन्फोर्स हुआ वो हम कह सकते हैं कि जो इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 मार्च 1882 की है. तो जैसा क्वेश्चन वैसा आप टिक मार्क कर सकते हैं. पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ईयर, देन यू कैन टिक मार्क ऑन 1881. और पूछा जाए कि कमेंसमेंट कब हुआ, इन्फोर्समेंट हमने कब किया भारत में या फिर पब्लिक के लिए, तो उस कंडीशन में आप मार्च के पहले तारीख को आप टिक मार्क कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे और आप जाने कि इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है. तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटेन, है ना. नाम ही हम देते हैं, एक को हम नाम देते हैं निगोशिएबल और दूसरे का नाम हम देते हैं तो इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज निगोशिएबल? निगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल, है ना. जो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफर हम कर सकते हैं तो ट्रांसफरेबल होना चाहिए. और इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटेन होना चाहिए, है ना. वर्बल नहीं होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए. तो रिटेन डॉक्यूमेंट एंड व्हिच इज ट्रांसफरेबल, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. जो हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो इसमें सेक्शंस की बात आती है. अगर आप एसएससी या फिर रेलवे के लिए एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस आपने देखे होंगे. तो यहाँ भी आप अगर बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर किसी भी वैसे कंपटीशन जहाँ पे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी या फिनेंशियल अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है, तो वहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से आप जान के जाएं कि आउट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. तो इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितने सेक्शन है तो आप जान लें कि एट प्रेजेंट देयर आर 147 सेक्शंस इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इस 147 सेक्शंस में बेसिकली हम आज सिर्फ 4 सेक्शन की बात करेंगे. आने वाले समय में मैं और भी सेक्शंस की बात करूंगा, जिसमें बैंक की हॉलीडे की बात होगी, वर्ड और फिगर अगर मिसमैच है तो कौन सा सेक्शन हम लगाते हैं, 18 नंबर सेक्शन की बात करूंगा. अगर चेक बाउंस होता है तो सेक्शन नंबर 138 लगता है. तो सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की बात हम 1 बाय 1 करके आने वाले वीडियो में करेंगे. बट 147 सेक्शन में 4 ही सेक्शन आज के इस वीडियो में हमने इंक्लूड किए हैं. उस 4 सेक्शन में पहला सेक्शन तो वही है जिसमें आपकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बातें निहित है, एंड द सेक्शन इज सेक्शन नंबर 13. तो आपसे पूछा जाए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन कहां लिखा हुआ है, जनरली जो डेफिनेशन होता है वो सेक्शन नंबर 2 में होता है, बट यहाँ पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में थोड़ा सा चेंजेस है, वेरिएशन है. इन दैट केस यू हैव टू टिक मार्क ऑन सेक्शन नंबर 13. इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप जाने फर्दर क्या है तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6. देखिए, धीरे धीरे हम अपने बेसिक पे आ रहे हैं. जो हमारी टॉपिक है उस पर भी मैं आऊंगा, बट पहले बेसिक में बता देता हूं, फिर हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं, दैट इज प्रोमिसनरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो सेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है तो इस जो हमने बताया कि आउट ऑफ 147 हम 4 सेक्शंस की बात करेंगे, तो 4 में से सेक्शन नंबर 13 की बात हमने कर ली है, और 3 सेक्शन नंबर की बातें हमने यहां पर लिखा है, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6. सेक्शन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है प्रोमिसनरी नोट. तो सेक्शन नंबर 4
है ना, जहां पे हम प्रोमिसरी नोट की बात लिखते हैं। सेक्शन नंबर 5 जहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हम लिखते हैं, और सेक्शन नंबर 6 जहां पे हम चेक्स की बात लिखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना। पूछा जाए चेक्स की बातें कहां लिखी थे, नहीं थे, तो देन यू कैन टिक मार्क ऑन सेक्शन नंबर 6, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सेक्शन नंबर 5 एंड प्रोमिसरी नोट सेक्शन नंबर 4। तो यहां तक हम आ गए हैं। यहां तक में क्या इंपॉर्टेंट थी, फिर मैं एक बार दोहरा दूं। सेक्शन आपकी 4 की बात हमने की है, सेक्शन नंबर 13 जहां पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है। सेक्शन नंबर 4 डिस्कस अबाउट प्रोमिसरी नोट। सेक्शन नंबर 5 इज ऑल अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एंड सेक्शन नंबर 6 जो हमारी आने वाली पार्ट होगी, वीडियो होगी, वो आपकी बेस्ड होगी सेक्शन नंबर 6 जो चेक की बात हम करेंगे। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है 1881 का है, और इसकी जो अवधारणा लागू हमने की है वो 1 मार्च 1882 में हमने की है। चलिए, प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज आखिर क्या है, क्यों हम यूज करते हैं और क्या डिफरेंस है, ये आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए, बेसिकली इंडिया की जो मार्केट है, मार्केट कहने का मतलब जो भी हम ट्रेड करते हैं वो बेसिकली क्या है, तो आपका कैश मेड नहीं है, कैश मोड में हम नहीं चलते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम आपके क्रेडिट मोड में चलते हैं कि जो सेलर होते हैं वो 1 महीने 15 दिन 20 दिन का क्रेडिट देते हैं किसको, तो जो रिटेलर होते हैं वो फिर गुड्स बेचते हैं, फिर आपके जहां से वो माल लाते हैं फिर उनको पैसा देते हैं। तो बेसिकली ऐसा ही, अमूमन ऐसा ही सब जगह मार्केट चलता है, इंडिया में भी ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी ने सपोज कि मैं क्या करता हूं, तो कोई गुड्स बनाता हूं और गुड्स बनाने के बाद किसी पार्टी को बेचता हूं और ये बोलता हूं कि ठीक है, अभी आपके पास पैसे नहीं है, बट इस गुड्स का अगर कॉस्ट 10,000 रुपीज है, तो ये 10,000 मुझे आप दो 10 दिनों के बाद दो, या 10 महीने के बाद दो, या आप 1 महीने के बाद दो। तो ये तो उसने बोल दिया कि ठीक है, मुझे इतने दिनों का आप इतने दिनों के बाद दो, बट इवन दो ही वांट सम एश्योरेंस कि वो पैसा मुझे देगा ही, किसी भी कंडीशन में वो डिफॉल्ट नहीं होगा, और अगर डिफॉल्टर होता है तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई, कानूनी प्रावधान कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं। तो इसी के लिए आपकी इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को फ्रेम किया गया है, और इस इंस्ट्रूमेंट के लिए हम बेसिकली 3 चीजों का यूज करते हैं, चेक्स हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, या फिर प्रोमिसरी नोट्स हो। तो चेक का अमूमन हम यूज बहुत कम करते हैं आपके लेन और देन के लिए, जो क्या करते हैं, कदो सेलर और परचेजर करते हैं। चेक्स ठीक है, हम आम भाषा में हम आपको देते हैं, आप किसी और को देते हैं, बट हम करते हैं, बट वो भी चेक की एक लिमिट होती है कि चेक का जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ है। तो सपोज किसी को अगर 4 महीने की वैलिडिटी देनी है तो फिर चेक का तो यूज करेगा नहीं, है ना। तो चेक का जनरली यूज हम आपके क्रेडिट मार्केट के लिए बहुत कम, मिनिमल करते हैं, लेकिन जिन 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज हम आपके इन चीजों के लिए करते हैं, लिमिट देने के लिए करते हैं, एश्योरेंस के रखने के लिए करते हैं, दैट इज प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने इन 3 चीजों को क्या किया है, तो इंक्लूड किया है। ये इंक्लूडेड फैक्ट हैं, ये इंक्लूडेड इंस्ट्रूमेंट हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लगेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, बट बेसिकली वो एक्सक्लूडेड पार्ट में आती है ना। उसको आप किसी भी कंडीशन में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं बोल सकते हैं। देखिए, प्रोमिसरी नोट क्या है, तो सीधी सी बात है, प्रोमिसरी नोट पे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ रुपीज सो एंड सो ऑन सो एंड सो डेट। मतलब यहां पे एक पार्टी दूसरे पार्टी को प्रॉमिस करता है कि मैं जो इतना रुपया है वो उस पार्टी को उस डेट को देने का वादा करता हूं। सेम यही फैक्ट आपके करेंसी नोट पे भी लिखा रहता है, जो बैंक नोट या करेंसी नोट आप बोल सकते हैं। तो करेंसी नोट का मतलब 1 रुपीज नोट, एंड बैंक का नोट का मतलब कि अ पार्ट ऑफ 1 रुपीज नोट, जितने भी आपकी डिनोमिनेशंस ऑफ नोट है दैट इज बैंक नोट। तो यहां पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी नोट एंड बैंक नोट। तो फिर से यहां पे एक बार रिपीट कर दूं, करेंसी नोट मीन्स 1 रुपीज नोट एंड बैंक नोट मीन्स 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 2000 रुपीज, 500 एंड सो ऑन। तो यहां पे एक्सक्लूडेड में आप जान लें कि कोई भी बैंक नोट हो या करेंसी नोट हो जहां पे लिखा रहता है, गवर्नमेंट का स्टैम्प, आरबीआई का मुहर रहता है, गवर्नर का साइन रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ रुपीज 100, 500, 1000, तो नहीं है 2000, बट दैट इज नॉट एट ऑल द पार्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट।
तो स्पष्ट मैंने आपको यहां पे बता दिया है कि आपके करेंसी नोट या बैंक नोट पे लिखे रहते हैं आई प्रॉमिस टू पे, बट यहां पे हमने एक्सक्लूजन में उसको लिया है, मतलब वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। दूसरा क्या मैं बताऊं, तो दूसरा है हुंडी। हुंडी भी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे तो दिखेगा, कहीं लिखा रहता है कि प्रोमिसनरी नोट है, कहीं लिखा रहता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तो बेसिकली मैं बता देता हूं क्यों हुंडी ऐसा लिखा रहता है। तो हुंडी बेसिकली एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में, एक लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रूमेंट है, जो लोकल कस्टम्स जो वहां की होती है वो उनको गवर्न करती है, कस्टम, बराबर। लेकिन समटाइम्स दो पार्टी अगर एग्रीमेंट हो जाते हैं तो वो किसी रूप में आपको प्रोमिसनरी नोट में भी दिख सकते हैं या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में भी दिख सकते हैं, बट कंडीशन इज अप्लाइड। अदरवाइज हुंडी इज ए लोकल वर्नाकुलर इंस्ट्रूमेंट जो वहां के लोकल लैंग्वेज में लिखा आता है, दैट इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एंड थर्ड जो हमने आपके किसके लिए, तो समझने के लिए लिखा है ट्रेजरेबल, जहां पे गवर्नमेंट भी ये वादा करती है कि आपको ये पैसा हम इतने दिनों के बाद देंगे, बट दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने 3 पार्ट को इंक्लूड किया है और 3 पार्ट को हमने एक्सक्लूड किया है। ट्रेजरेबल निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट नहीं है। हुंडी भी आप बहुत समटाइम्स ही प्रोमिसनरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रूप में देख सकते हैं अगर वैसा एग्रीमेंट होता है तो। अदरवाइज हुंडी वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेज में लिखी हुई इंस्ट्रूमेंट है और वहां की जो कस्टम है, लोकल जो कस्टम है वो उसको गवर्न करती है, एंड बैंक नोट या फिर करेंसी नोट। चलें अभी पहले कंसेप्ट आप जान लें कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोमिसनरी नोट एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए मैं क्या हूं, तो मैं सेलर हूं, सपोज आई एम द सेलर, है ना, और एक और बंदा क्या है, तो बायर है। तो यहां पे हम किसी एक पार्टी को, मान लीजिए कोई सेलर है ए और कोई बायर है बी। बायर चाहता है कि मैं माल लूं, गुड्स लूं और इतने दिनों के बाद पैसा दूं, क्लियर। तो बायर बोलता है कि साहब, कौन साहब, तो सेलर साहब, आप मुझे गुड्स सप्लाई करो और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं। प्रॉमिस कौन कर रहा है यहां पे, बायर प्रॉमिस कर रहा है। तो बायर बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं एक फ्यूचर डेट को वो पैसा आपको दे दूंगा, क्लियर। सेलर को माल सप्लाई करना है बायर को। बायर ये एश्योरेंस दिलाता है कि आप साहब हमें माल दो, मैं आपको इस फ्यूचर डेट पे ये माल दूंगा, इसका मैं प्रॉमिस आपको करता हूं। और ये प्रॉमिस मैं वर्बल नहीं करता हूं, ये प्रॉमिस मैं पेपर पर लिख के आपको देता हूं। तो दिस इज कॉल्ड प्रोमिसनरी नोट। क्या मीनिंग हुआ इस प्रोमिसनरी नोट का? प्रोमिसनरी नोट का मीनिंग हुआ कि बनाया किसने, हु इज द ड्रॉर। जो ड्रॉर है वो कौन है, तो जो इंस्ट्रूमेंट बनाएगा ही विल बी द ड्रॉर। तो यहां पे पहली ही क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है कि हु इज द ड्रॉर, हु इज द क्रिएटर ऑफ प्रोमिसनरी नोट। स्वाभाविक सी बात है, हु विल बी गिविंग द प्रॉमिस। क्या सेलर प्रॉमिस करेगा? एक तो बेचारे ने माल सप्लाई कर दिया, फिर से क्या प्रॉमिस भी करेगा? तो नहीं। तो प्रॉमिस कौन कर रहा है यहां पे? बिल्कुल कंसेप्ट आप डाल रहे हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। प्रॉमिस कर रहा है बायर, सेलर को प्रॉमिस कर रहा है ना, कि मैं आपको पैसा दूंगा। तो बायर विल बी द ड्रॉर, क्लियर। इसी बायर को समटाइम्स हम क्या कहेंगे, तो बायर ना बोल के आप इसे, अगर इंटरनेशनल गुड्स मार्केट में चल रहा है तो इंपोर्टर भी आप बोल सकते हैं। क्लियर। देखिए कितने अलग अलग नाम हैं, बायर भी आप बोल सकते हैं, इंपोर्टर भी आप बोल सकते हैं, डेटर भी आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसने तो भाई लिया है ना, गुड्स लिया है। डेटर भी आप इसे बोल सकते हैं, या फिर परचेजर भी आप इसे बोल सकते हैं। कितने नाम हैं वो आप देखें, जिस रूप में आपके एग्जामिनेशन में आए आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो बायर बोले, या बोरोवर भी यहां पर बोल सकते हैं कि बैंकों की अगर बात है तो बोरोवर लेंडर में चलता है। तो बोरोवर हो, परचेजर हो, डेटर हो, इंपोर्टर हो, बायर हो, ये सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। ये क्या कर रहे हैं, तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, हेंस ही विल बी द ड्रॉर, क्लियर। पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसनरी नोट? तो प्रोमिसनरी नोट का मतलब है कि वेयर वन पार्टी प्रॉमिसेस टू अदर। तो यहां पे कितने पार्टी इंक्लूड हो गए, तो देयर आर 2 पार्टी इंक्लूड, वन इज बायर, सेकेंड इज सेलर।
where one party promises to other to pay a certain sum of amount on a certain or a specific day. This is the meaning of promissory note. तो कितने पार्टी यहां पे इंक्लूड हो गए? हाउ मेनी पार्टी? देयर आर 2 पार्टीज. क्लियर? तो यहां पे ये भी काम आपका हो गया. बनाया किसने वो भी आप समझ गए, मीनिंग क्या है वो भी आप समझ गए, सेक्शंस कौन सी है, सेक्शन नंबर 4 भी आप समझ गए. अभी आप जाने कि सेलर बोलता है कि ठीक है साहब, आप मुझे क्या करो, तो 1 जनवरी 2020 को ये पैसा मुझे दे दो. तो बायर ने हामी भरी और उसने एक फ्रेम तैयार किया जिसमें लिखा कि आई प्रॉमिस टू पे यू ए सम ऑफ रुपीज सपोज 10,000 ऑन 1 जनवरी 2020. तो दे दिया, तो काम हो गया खत्म. दिस इज निगोशिएबल. अगर बायर ने नहीं किया है, अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया तो लॉफुल, मतलब इन द कोर्ट ऑफ लॉ सेलर उसे घसीट सकता है. दिस इज व्हाट, दिस इज द मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ प्रोमिसरी नोट. अभी यहां पे आप जाने कि सेलर बोलता है कि साहब मैं आपको गुड्स तभी दूंगा जब आप मुझे एश्योरेंस दोगे कि मैं आपका पैसा दूंगा. तो यहां पे साहब सेलर को भरोसा नहीं है बायर पे, तो सेलर बोलता है कि अभी आप मत प्रॉमिस करो, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करके देता हूं, आप उस डॉक्यूमेंट पे क्या करो, तो साइन कर दो. तो डॉक्यूमेंट तैयार करेगा तो क्या कहलाएगा, ड्रॉर कहलाएगा. यहां पे कौन बोल रहा है, यहां पे सेलर बोल रहा है कि साहब आप मत तैयार करो, मैं तैयार करता हूं और आप मुझे साइन करके दे दो. तो यहां पे सेलर चूंकि बोल रहा है कि मैं तैयार करता हूं, हेंस सेलर क्या होगा, तो सेलर विल बी ड्रॉर. और मैं ये बात कर रहा हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की. अभी जो हमने बात किया ये सारी बातें कि बायर है, इंपोर्टर है, या फिर डेटर है, या फिर परचेजर है, वो हमने प्रोमिसरी नोट क्या किया. बट यहां पे थोड़ा सा उल्टा है. उल्टा क्या है, तो सेलर बोलता है कि मैं डॉक्यूमेंट फ्रेम करता हूं, तो मैं ड्रॉर हूं और आप मुझे इस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करके दे दो. तो ये ऑफर कर रहा है किसको, बायर को, और बायर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और साइन करके उसे दे दिया. तो ऑफर और एक्सेप्टेंस अगर हो गया तो दिस बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट कौन सी, तो दिस बिकम ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्लियर? देखिए कितना कितना सही है कि सेलर ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, तो सेलर विल बी ड्रॉर. तो सेलर ना बोल के अगर इंटरनेशनल मार्केट में है तो इसे आप एक्सपोर्टर भी बोल सकते हैं, इसे आप बैंक के टर्म में लेंडर भी बोल सकते हैं, है ना. तो क्रेडिटर भी आप इसे बोल सकते हैं. तो क्रेडिटर बोले, लेंडर बोले, एक्सपोर्टर बोले, सेलर बोले, सब एक ही टर्म है. वो तैयार करता है एक डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट तैयार करके भेज देता है किसको, तो बायर को. बोलता है साहब आप इस पे साइन करके दे दो. जैसा ही ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ दैट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट बिकम बिल्स ऑफ एक्सचेंज. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है कि सेलर क्या यहां पे प्रॉमिस करेगा. अभी जैसे हमने प्रॉमिसरी नोट में बताया था कि वन पार्टी गिव्स प्रॉमिसेस टू अदर पार्टी टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑन ए स्पेसिफिक और फ्यूचर डेट. बट क्या सेलर गुड सप्लाई करना है और प्रॉमिस भी करेगा? नहीं. सेलर विल गिव ए अनकंडीशनल ऑर्डर. यहां पे जो वर्ड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनकंडीशनल. और वो भी क्या, तो सेलर है भाई, वो माल दे रहा है, तो दे रहा है तो ऑर्डर देगा कि मुझे ये पैसा इस दिन चाहिए. क्लियर? तो वेयर वन पार्टी गिव्स ए अनकंडीशनल ऑर्डर टू अदर पार्टी टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट और ऑन डिमांड, और फ्यूचर डेट. क्लियर? बोलेगा चाहे तो जब भी आपसे डिमांड किया जाए तो दे दो, या जो डेट हमने लिख के दिया है तो दे दो. क्लियर? और ये भी बोल रहा है कि किसको दे दो, तो whosoever is bearing, जो भी इसे बियर कर रहा है उसे आप ये दे दो. तो इसने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो जब भी ये डिमांड किया जाएगा या जब भी वो फ्यूचर डेट होगा वो उसको पैसा पे करेगा. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. चले अब इसे हम वन बाय वन करके समझ लेते हैं कि एक्चुअल डिफरेंस आपके प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या है. तो यहां पे 6 बेसिक पॉइंट हैं जहां पे मैं डिफरेंस की बात करूंगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट यू नीड टू रिमेंबर. वन इज प्रो नोट को ही हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, एंड सेकेंड इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज.
पहली जो डिफरेंस है वो हम सेक्शंस की बात करेंगे, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शंस की बात करेंगे। तो जो प्रोमिसरी नोट है वो जिस सेक्शन के अंदर निहित है दैट इज सेक्शन नंबर 5, एंड जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है दैट कम्स अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेक्शन नंबर 5th। तो दैट बिकम द पार्ट ऑफ 4th, दैट बिकम द पार्ट ऑफ 5th। हाउ मेनी पार्टीज, कितने पार्टी यहां पे इन्वॉल्व हैं, तो आप जान लें कि कितने पार्टी यहां पे इन्वॉल्व हैं। तो प्रोमिसरी नोट में हाउ मेनी पार्टी, दे आर 2 पार्टी, और यहां पे कितने हैं, तो मोर देन 2, तो 3 पार्टी और मोर, तो मोर देन 2 पार्टी आर इन्वॉल्व इन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मीनिंग जान लें तो 1 पार्टी promises to pay other, यहां पे promises की बात बहुत इंपॉर्टेंट, to pay other a specific amount on future date. Here one party put a unconditional order which must be written unconditional order, यहां पर रिटर्न क्या होना चाहिए, सब चीज रिटर्न की बात होनी चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे ए सम ऑफ मनी ऑन और डिमांड और स्पेसिफिक डेट। क्लियर? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ बोथ। हु विल ड्रॉ, ड्रॉर कौन होगा, तो बनाएगा कौन, तो ड्रॉ का मतलब ड्रॉर, प्रोमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस कौन कर रहा था, तो बायर वाज द ड्रॉर। तो यहां पे बायर बोल रहे हैं या इंपोर्टर बोल रहे हैं या आप डेटर बोल रहे हैं, है ना। यहां पे उसका उल्टा होगा, सेलर होगा या फिर एक्सपोर्टर होगा या फिर क्रेडिटर होगा। क्लियर? तो दिस इज ड्रॉर। फिर क्या उसके आगे पार्टी बता दी, मीनिंग बता दिया, सेक्शन बता दिया। इंडोर्समेंट की बात आती है, कितना इंडोर्समेंट है, तो ट्रांसफरेबल है ये, 1 पार्टी टू अनदर पार्टी ट्रांसफरेबल है, कर सकते हैं। यहां भी n नंबर ऑफ इंडोर्समेंट की मतलब कि ट्रांसफरेबल है, क्या 1 पार्टी टू अदर पार्टी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेकिन सपोज देखिए यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं कि मैंने बोला, आई एम द सेलर, कि मैंने बोला कि आप ये पैसा इस डेट को मेरे को ना देके इस सी बंदे को दे देना, है ना, क्योंकि सी माल खरीदता था मेरे से, तो सी को दे देना। सी ने बोला कि भाई मुझे नहीं चाहिए, डी को दे देना। डी ने बोला मुझे नहीं चाहिए, जेड को देना। तो जेड के पास अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहुंचता है और इन एनी कंडीशन उसे पैसा नहीं मिलता है, तो जेड किसे कोर्ट ऑफ लॉ में घसीट सकता है ना। जेड किसके ऊपर सू कर सकता है कि भाई मुझे पैसा नहीं मिला, तो ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन। क्या वो फर्स्ट पार्टी कर सकता है, सेकेंड पार्टी कर सकता है, या जस्ट प्रिसिडेंट वाले वाई वाले पार्टी कर सकता है। तो आप यहां जान लें कि जेड कैन सू ऑल प्रीवियस इंडोर्सी। वो ए पर भी करेगा, बी पे भी करेगा, सी पे भी करेगा, वाई तक को वो कोर्ट में घसीट सकता है। तो ऑल प्रीवियस इंडोर्सी विल बी रिस्पॉन्सिबल इफ इन एनी केस बिल्स ऑफ एक्सचेंज गेट बाउंस और किसी भी कारण से पैसा नहीं मिला। तो दिस इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। क्लियर? और क्या आप जाने, तो ट्रांसफरेबल हो गया, डिसओनर की बात हमने बता दी, इंडोर्समेंट हो सकता है। यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज 2 टाइप के होते हैं। एक जिसपे डिमांड की बात की जा रही हो कि जब भी मैं डिमांड करूं आप मुझे पैसा दे दो। दूसरा कह रहा हो कि डेट हो कि इस डेट को आप पैसा दे दो। क्लियर? तो वन इज कॉल्ड डिमांड बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सेकंड इज कॉल्ड यूसांस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूसांस बिल? तो यही वो यूसांस बिल है जिसे आप जाने कि वैसा बिल जिस बिल पे डेट स्पेसिफाइड हो। वन इज कॉल्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वन इज कॉल्ड डिमांड बिल एंड सेकंड इज कॉल्ड यूसांस बिल। तो डिमांड बिल मीन्स व्हाट, कि व्हेनसोएवर any party is demanding the payment from the previous endorsee, he has to pay. Second is कि उस बिल पे डेट लिखा हुआ है
कि मुझे ये पैसा 1 जनवरी 2020 को चाहिए, तो वैसा बिल जो डेट बियर करता हो, डेट ऑफ मैच्योरिटी, वैसा बिल जो डेट बियर करता हो, उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जिस नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड यूसांस बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज डिमांड बिल एंड व्हाट इज यूसांस बिल। तो बोथ बिल्स आर द पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, and bills of exchange is under negotiable instrument section number 5, where more than 2 parties are involved, and this instrument is transferable, or this instrument can be endorsed, where seller is the drawer, whether exporter is the drawer. Clear? और भी मैंने एक बात बताई, जहां पर रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर हो। अनकंडीशनल का मतलब है कोई भी कंडीशन नहीं लगा हो, ऐसा नहीं कि उसमें लिखा हुआ हो कि ये जमीन में बेचूंगा तो पैसा दूंगा, मेरी सैलरी आएगी तो मैं पैसा दूंगा, आपका गुड्स बिकेगा तो मैं पैसा दूंगा। वहां पे कोई भी कंडीशन लगी हुई नहीं होनी चाहिए, और जहां पे कोई भी कंडीशन लगी हुई नहीं होती है उसी को हम बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। ऑर्डर कौन कर रहा है? तो सेलर कर रहा था। तो यही 2 मेजर डिफरेंस हैं आपकी प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। यहां पे फटाफट मैं रिपीट कर दूं कि अभी तक मैंने क्या इंपॉर्टेंट बातें आपसे अभी तक की है। तो मैंने आपको बताया कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में आए हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को जो हमने लागू किया है वो 1 मार्च 1822 में हमने किया है। तीसरी बात मैंने बताया कि इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 147 सेक्शंस हैं। इस 147 सेक्शंस में हमने 4 सेक्शन की बात आज के क्लास में की है। सेक्शन नंबर 13 जिसमें निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 एंड सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 4 जहां पे हमने प्रोमिसरी नोट की बात लिखी है, सेक्शन नंबर 5 जहां पे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात लिखी है, सेक्शन नंबर 6 जहां पे हम चेक्स की बात आने वाले क्लास में करेंगे। और इन 3 चीजों को हमने इंक्लूड किया था। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन अंडरटेकिंग, है ना, या रिटन डॉक्यूमेंट। सेकंड, जो 3 पार्ट को मैंने एक्सक्लूड किया, जो समटाइम्स लगता है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होगा, उसमें पहला ही मैंने बैंक नोट या फिर करेंसी नोट को मैंने बाहर किया है, ट्रेजरी बिल को मैंने बाहर किया है, और हुंडी जो एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखा होता है, लोकल लैंग्वेज में जो बातें लिखी होती हैं उसको भी मैंने बाहर किया है। हमने वहां पे कंडीशन जरूर लगाए हैं। उसके बाद मैंने प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को 2 अलग अलग भाग में बांटा। एक भाग में मैंने सेलर और बायर की बात की है, दूसरे भाग में मैंने सेलर और बायर की बात की है। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस बायर दे रहा है, इसका से बायर इज द ड्रॉअर। बायर को हमने अलग शब्दों में डेटर बोला या फिर उसे हमें इंपोर्टर बोला, तो ही विल बी द ड्रॉअर। 2 पार्टी आपके प्रोमिसरी नोट में है, ट्रांसफरेबल है, एंडोर्समेंट हम कर सकते हैं, एंड दिस इज ए रिटन प्रॉमिस फ्रॉम वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑन ए स्पेसिफिक डेट। सेकेंड इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो सेलर बनाएगा और एक्सेप्ट करने के लिए देगा बायर को। एक्सेप्ट अगर कर लिया दैट बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज 2 टाइप के होते हैं, एक में डिमांड की बात की जाती है तो डिमांड बिल, जब भी डिमांड किया जाएगा तो पैसा देना है, और दूसरे में डेट लिखा हुआ होगा, और वैसा बिल जहां पे डेट लिखा हुआ होता है उस बिल को हम यूसांस बिल के नाम से जानते हैं। और ये दोनों जो आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन नंबर 4 और 5 के पार्ट हैं, ये आपके इंडियन मार्केट में हम बिजनेस ट्रेड के लिए क्या करते हैं तो यूज करते हैं, है ना। यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल रिटन अंडरटेकिंग ऑर्डर होता है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेसिफिक ये वर्ड है। अनकंडीशनल होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, और ऑर्डर भी उसमें निहित होनी चाहिए। इतनी बात शायद संभवतः आप अगर जानते हैं तो आई होप कि आप बहुत आसानी से प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज से जुड़े हुए किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आने वाली जो हमारी वीडियो होगी वो और भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, जो मनी मार्केट के ही पार्ट पे हम करेंगे। एक और वीडियो संभवतः मनी मार्केट को ही हम इंक्लूड करने का काम करेंगे। तो टिल द टाइम प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने आपके डिफरेंस के रूप में बताया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।